स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल देख लिए, ओएस्ट्रस साइकिल देख लिए, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट हो गया। अब समझते हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कैसे करता है। मेल गैमेट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्रोच करता है टूवर्ड्स द एग इन द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी सबसे मेन चीज़ जो हमारा है वो है अप्रोच ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स द एग या टूवर्ड्स द ओवम, कैसे पहुंचता है। सबसे पहली बात कि अगर एक इजैकुलेशन होता है, यानी मेल का एक इजैकुलेशन होता है, तो उसमें कहते हैं 3 से 3.5 ml के सीमेंस निकलते हैं और इस सीमेंस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। यानी एक इजैकुलेशन ऑफ द मेल में लगभग 300 से 350 ml सीमेन होता है और उसमें 200 से 300 मिलियन क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मदद करती हैं स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैरियर की तरह काम करती हैं, यानी रोकती हैं स्पर्म को ताकि वो ओवम तक ना पहुंच सके। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हेल्प क्या क्या मिलती है। सबसे पहली बात, जो स्पर्म के पास जो टेल आता है वो उसको लैशिंग मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन इन वजाइना करता है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता होगा कि स्पर्म जैसे ही जाता होगा कि तो नीचे से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है ताकि स्पर्म जो होता है वो ऊपर के लिए मूव करे, और ऊपर से एक एस्पायरेटरी मूवमेंट यूट्रस का होता है जो एक सक्शन पुल की तरह काम करता है, जो स्पर्म को ओवम की तरफ खींचता रहता है। तो ये 3 बातें मेन थी जो हेल्प कर रही हैं स्पर्म को टूवर्ड्स द ओवम पहुंचने, यानी ओवम तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ें मदद कर रही हैं। एक लैशिंग मूवमेंट, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिस और एस्पायरेटरी मूवमेंट। ये तीनों चीज़ जो है मदद करने वाली हैं। अब हम बात करते हैं बैरियर की, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं। सबसे पहली बात, थिक एंडोमेट्रियम की वॉल। अगर ये एंडोमेट्रियम की वॉल हम देखें तो ये काफ़ी थिक होती है और क्रिस क्रॉस होती है, तो स्पर्म को काफ़ी मशक्क़त के साथ पहुंचना पड़ता है। तो थिक एंडोमेट्रियम वॉल जो होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। दूसरी बात, एसिडिक पीएच ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है और जो स्पर्म होता है वो बेस होता है, और जैसे ही स्पर्म एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम है कि जो एसिडिक मीडियम है पीएच का फीमेल रिप्रोडक्टिव का, वो भी। दूसरा, फैगोसाइट्स। बहुत सारे फैगोसाइट जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं, जो कि क्या कर जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं स्पर्म्स को। एक स्पर्म को अगर हम बात करें, 100 स्पर्म लगभग फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है, यानी निकला कितना था, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, लेकिन से पहुंचा कितना, 100 से 100-150 स्पर्म जो होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। और स्पर्म जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करने के लिए जो स्पीड रहती है वो होती है 1 से लेके 4, ये देखिए 1 से लेके 4 मिलीमीटर पर मिनट, यानी काफ़ी स्लो स्पीड होती है। इस स्पीड से स्पर्म जो होता है वो ओवम तक पहुँचता है। आफ्टर द अप्रोच ऑफ द स्पर्म, जैसे ही स्पर्म अप्रोच करेगा टूवर्ड्स द वजाइना, वजाइना के पास पहुंच के वैसे उसी का क्या स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है, एक तरीके से फंक्शनल जो मैच्योरिटी होती है किसी भी स्पर्म की, वो मेल बॉडी में नहीं होती, वो फीमेल बॉडी में जाने के बाद होती है। जैसे ही फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुंचता है वो फंक्शनल मैच्योरिटी करता है, यानी उसका असली मकसद क्रिएट होता है। और जो फंक्शनल मैच्योरिटी है वो सिर्फ कब मिलेगी, जब वो वजाइना तक पहुंचेगा। कैसे मिलती है, उसमें क्या होता है, जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पर, स्पर्म में देखा जाए हेड पोर्शन में तो एक्रोसोम पाया जाता था, मेम्ब्रेन पाया जाता था, उस पर से स्टिरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल होता है। अच्छा, स्टिरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल क्यों किया जाता है, ताकि एक्रोसिन नाम का जो एंजाइम रिलीज़ करना है, जो आगे चल के जोना पैलुस्ट्रा कोरोना रेडिएटा सबको डिसॉल्व करेगा, वो करने के लिए स्पर्म को मैच्योर करना पड़ेगा। उसके लिए स्पर्म के एक्रोसोम मेम्ब्रेन से सबसे पहले स्टिरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये कब होता है, जब वो वजाइना तक पहुँचता है। फिर मैंने बताया कि वजाइना का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करता है, कैल्शियम आयंस का इंटेक किया जाता है स्पर्म के द्वारा, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो जो एसिडिक पीएच है उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा, जब इतना हो जाएगा, अब
जब वहाँ पहुँचेगा, वजाइना के तक पहुँचेगा, तो वहाँ पर पहले देखा जाएगा कि क्या दोनों स्पीसीज सेम हैं, यानी जो स्पर्म का आ रहा है और जो ओवम है वो दोनों एक ही स्पीसीज का है। और ये कैसे चेक होगा? बाय एन रिएक्शन विच इज़ नोन एज फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग जो होता है वो ओवम से सिक्रीट किया जाता है और एंटी फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पर्म से सिक्रीट किया जाता है। ओवम को हम फर्टिलाइजिंग को हम स्पर्मोफिलिक साइट भी कह सकते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि दोनों स्पर्म और ओवम जो है वो एक ही स्पीसीज़ का है। जब वो एक ही स्पीसीज़ का होगा तभी उनका फ्यूज़न हो सकता है, अगर वो एक स्पीसीज़ के नहीं होंगे तो उनका फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे ही स्पर्म से स्टिरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हुआ, मैंने कहा कि जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है वो एंजाइम लाइसिन जो होता है उसको रिलीज़ करेगी। अब ये जो स्पर्म लाइसिन है इसका फंक्शन क्या होगा? ये स्पर्म लाइसिन जैसे ओवम तक पहुंचेगा, तो मैंने ओवम के स्ट्रक्चर में बताया था कि कोरोना रेडियाटा, हाइलोनिक एसिड और जोना पेलुसिडा ऐसे कुछ लेयर्स हैं। हाइलोनिक एसिड तो उन सेल्स को बांधने के लिए एंजाइम्स है, उन सब को बांधा हुआ एक कंपाउंड बना हुआ है, उसको तोड़ना है। जब तक एग तक पहुंचने के लिए पूरे ओवम की इस वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे? स्पर्म लाइसिन 3 टाइप के एंजाइम निकालेगा। सबको हम पहले को कहेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलोरिडेज एंजाइम एंड एक्रोसीन। ये 3 एंजाइम निकलेंगे और 3 एंजाइम का अलग अलग फंक्शन। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम से ही पता चला कि कोरोना रेडियाटा वाली जो मेम्ब्रेन है उसको पूरी तरीके से क्या कर देगा? डिसॉल्व। जो मेम्ब्रेन्स के सेल्स थे उसको बांधने के लिए हाइलोरिक एसिड जो बनी हुई थी, उस हाइलोरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए क्या निकलेगा? हाइलोरिडेज एंजाइम। और जो जोना पेलुसिडा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या बना होगा? एक्रोसीन। तो जब ये तीनों लोग रिलीज़ होंगे स्पर्म लाइसिन से, तब जाके कहीं ना कहीं वो पूरी वॉल रैप्चर होगी। जब वॉल रैप्चर होगी तब जाके स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस यानी एग जो होगा वो फ्यूज करके जाइगोट बना सकता है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पर्म लाइसिन का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम निकला, सारी लेयर्स डिसॉल्व हो गई। बचा क्या है? बचा है सिर्फ पर जो वेटलाइन मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट हुआ सेकेंडरी oocyte और उससे अटैच होता है स्पर्म। जैसे ही स्पर्म नज़दीक आएगा तो भाई होगा क्या है? एक रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन होगा जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पर्म के लिए ही बनेगा। चाहे कई स्पर्म यहाँ तक पहुँचे होंगे लेकिन सिर्फ एक स्पर्म के लिए क्या बनेगा? रिसेप्शन कोन, जो कि किसके द्वारा बनाया जाएगा? वेटलाइन मेम्ब्रेन। याद रखिए अंदर अभी एग नहीं बना है, अभी अंदर सेकेंडरी oocyte है। जब स्पर्म वहाँ पहुँचेगा तब वो क्या बनेगा? एग बनेगा। अब क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में क्या होता है? यही जो हम सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं ये डिवाइड होगा, एक पोलर बॉडी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? एग। और एग के साथ जाके क्या फ्यूज़ कर जाएगा? स्पर्म फ्यूज़ कर जाता है। यहाँ पर हम लोग देखें कि ये सेकेंडरी oocyte जाके रुक गया, इसको हम अरेस्टेड स्टेट कहते हैं। अरेस्टेड स्टेट इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पर मेटाफेज फैक्टर जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो होता है वो एक्टिवेट। मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है डीएक्टिवेट हो जाता है और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है यहाँ पर। तब जाके वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी oocyte जो होता है वो एग और पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग के चारों तरफ जो वेटलाइन मेम्ब्रेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन पॉलीस्पर्मिया से बचाती है, यानी एक एग में सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज़ कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं फ्यूज़ करता है। ये कैसे बचेगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से और जो कोन फॉर्मेशन हो रहा है इससे। अब जब स्पर्म और ओवम एकदम एक दूसरे के पास आ चुके हैं तो होगा क्या? उनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। कुछ क्या हो रहा होगा कि स्पर्म अपना न्यूक्लियस यहाँ पर दे दिया और ये ओवम का न्यूक्लियस ऑलरेडी है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम का है और
ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म से आया था। दोनों लोग फ्यूज़ कर लेंगे और फ्यूज़ करके बनाएंगे सिन कैरियन। और जब ये सिन कैरियन बन जाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ज़ाइगोट। तो फ्यूज़न ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस यानी दोनों के न्यूक्लियस जो होंगे वो फ्यूज़ करेंगे, सिन कैरियन बनेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। क्या फ़ायदा होता है फर्टिलाइजेशन का? सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है जेनेटिक वेरिएशन, यानी जब आधा स्पर्म से आ रहा है क्रोमोसोम, आधा ओवम से आ रहा है, दोनों अलग अलग से आ रहा है, तो उसके भी कैरेक्टर होने की वजह से वेरिएशन मिलेगा, और वेरिएशन मिलेगा तो सर्वाइवल में मदद मिलेगी। दूसरी बात अगर हम कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक, मैंने कहा कि फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए भी, कि कैसे फर्टिलाइजेशन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक कैसे हो जाता है? तो उसका जवाब यही होगा, जो फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन जो एंजाइम निकलते हैं, उनका रिएक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है, वो कोई भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में ही होगा। प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, भाई मैंने बताया कि जो वेटलाइन स्पेस है वो क्या मेम्ब्रेन है वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, और जो कि स्पर्म और ज़्यादा फ्यूज़ ना कर सके और दूसरे स्पर्म ना आ सके, उससे क्या होगी? प्रिवेंट करेगी। तो ये बातें हैं पूरी फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करके पूरा एक ज़ाइगोट बनाएगा। ज़ाइगोट अब जाएगा मोरूला ब्लास्टूला अलग अलग स्टेज में। अब इसके आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो स्टेजेस कौन कौन से हैं।